एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि हम लोग पैथोफिजियोलॉजी जो स्टार्ट करे हुए हैं यूनिट फर्स्ट, तो उसमें मैंने 4 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज मैं बताने जा रही हूँ पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। एक्चुअली मतलब अगर बात करूँ पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन की, तो इसके पहले एक और आप लोग में टॉपिक है जो कि है इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन। तो मैं उसको जल्दी प्रोवाइड करवा दूँगी और बता दूँगी एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन कंपेयर टू इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। क्योंकि इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन क्या है ना, मतलब कुछ है नहीं उसमें, जो प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, फैट होता है, पिगमेंट्स होते हैं, कुछ उनका क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इंजरी। सो हियर आई विल टॉक अबाउट द पैथोलॉजिकल या पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। तो नॉर्मल कैल्सिफिकेशन से आप लोगों को क्या लग रहा है, कैल्सी मतलब क्या होता है, कैल्शियम, और फिकेशन मतलब होता है कि कुछ ऐसा अटैचमेंट हो जाना, ठीक है। तो कैल्सिफिकेशन का मतलब नॉर्मल देखा जाए अगर, तो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन इज़ द एबनॉर्मल टिश्यू डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट टुगेदर विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द आयरन, मैग्नीशियम एंड अदर मिनरल सॉल्ट। यानी क्या कह रहे हैं कि एक्यूमुलेशन होना, डिपोजिशन होना कैल्शियम सॉल्ट का किसके साथ, विथ अनदर अमाउंट ऑफ द, मतलब कुछ स्मॉलर अमाउंट आयरन, मैग्नीशियम या फिर मिनरल हो, उसके साथ इसका कैल्सिफिकेशन होना, इसका एक्यूमुलेशन होना कैल्शियम का, उसी को क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। अब मेनली आपके सिलेबस में देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, एक होता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। देखो डिस्ट्रॉफिक में क्या होता है, ये डिस्ट्रॉफिक होता है, ये फाउंड होता है एरिया ऑफ द नेक्रोसिस, यानी जहाँ पे आपकी सेल डेथ हो रही है, जहाँ पे नेक्रोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। मैं पहले की वीडियो में नेक्रोसिस एपोप्टोसिस सब क्लियर कर चुकी हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करिए और इंस्टाग्राम पर भी आप पूछ सकते हो। तो वहाँ पे देख लो कि फाउंड इन द एरिया ऑफ द नेक्रोसिस, इट इज़ कॉमनली डेवलप इन एजिंग और डैमेज्ड नियरली वॉल एंड ऑल्टर द फंक्शन। यानी ये जो कॉमनली डेवलप होता है कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, ये एजिंग मतलब जैसे जैसे इंसान बुढ़ा होता जाता है, थोड़ा बहुत एजिंग होती रहती है, वैसे होता है। और ये वहाँ जो नियर की जो वॉल्व होती हैं, जहाँ पे मान लो कोई सेल है यहाँ पे डैमेज हुई है, ठीक है, तो उसके आसपास की जो वॉल्स होती हैं उसको भी क्या करता है, ये डैमेज कर देता है। इट इज़ सिंपल साइन ऑफ द प्रीवियस सेल इंजरी। मान लो अगर किसी को कोई भी इंजरी पहले से हुई है, तो मतलब ये जो होता है वो वहाँ पर डेवलप होता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे इसको कोई इंजरी पहले हुई थी। तो प्रीवियस साइन होता है किसका, सेल इंजरी का। इट इज़ ऑफन कॉज ऑफ द ऑर्गन डिस्फंक्शन, यानी कभी कभी ऑर्गन डिस्फंक्शन जो होता है वो भी कॉज करता है। तो इसके एक नोट लिखना है कि जो सीरम कैल्शियम लेवल होता है वो क्या होता है, नॉर्मल रहता है हमारे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में। वहीं अगर हम बात करें मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की, तो मान लो अगर हाइपर कैल्शियमिया हो गया किसी वजह से, और हाइपर कैल्शियमिया मान लो, हाइपर कैल्शियमिया मतलब क्या होता है, कैल्शियम जो है वो या तो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो बॉडी के अंदर ही रह जा रहा है, तो ज़्यादा होगा। दूसरा, या तो सिंथेसिस उसकी ज़्यादा हो जा रही है किसी डिजीज़ की वजह से, कैल्शियम ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, तो ये होगा प्रॉब्लम। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम करेगा, मतलब किसी नॉर्मल इंसान, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसके लिए बहुत ही ये प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। तो इट इज़ अकर इन द नॉर्मल टिश्यूज़ व्हेन एवर देयर इज़ अ हाइपर कैल्शियमिया, जहाँ पर क्या हो गया है कि हाइपर कैल्शियमिया हो गया है, तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन वहाँ मिले। तो हम डिस्ट्रॉफिक में देखेंगे कि डिस्ट्रॉफिक में हमारा जो कैल्शियम लेवल रहता है वो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। लेकिन हमें मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जो कि दूसरा है आपके कैल्सिफिकेशन में, उसमें क्या हो रहा है, हमारा कैल्शियम जो है, मतलब ये तब होता है जब हाइपर कैल्शियमिया होती है, यानी जब कैल्शियम की सिंथेसिस ज़्यादा होने लगती है, या तो उसका एक्सक्रीशन कम हो जाए, मतलब बॉडी से बाहर ना निकल पा रहा हो, ठीक है। अब देखते हैं कॉज ऑफ हाइपर कैल्शियमिया। अब कौन कौन से कॉज होंगे, तो हम अगर इसको टारगेट करें, यानी इसको अगर हम इनिबिट कर दें हाइपर कैल्शियमिया वाले कारण को, तो हमारा क्या हो सकता है, मेटास्टैटिक नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं कौन कौन से कारण होते हैं। पहला हो गया इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन। आपको पता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है उसका काम होता है कि वो कैल्शियम जो होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो मान लो अगर सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है पैराथायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, पीटीएच जिसे बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा कैल्शियम जो है उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। रिजॉर्प्शन ऑफ बोन टिश्यू, रिजॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे कैल्शियम का स्टोर कहाँ पे होता है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा बोन में होते हैं, लेकिन बोन जो है, बोन टिश्यू का रिजॉर्प्शन हो रहा है, यानी वहाँ से कैल्शियम रिजॉर्व हो रहा है। तो रिजॉर्प्शन हो जाएगा अगर, तो नॉर्मली कैल्शियम जो होगा हमारा ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, यानी बोन से हट करके कहाँ आ जाएगा, सारा ब्लड में। विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर, अगर मान लो किसी को विटामिन डी की कमी है, तो फिर हमें उसमें क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम लेवल जो होगा वो नॉर्मली इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इंक्रीज़ करने की वजह से क्या हो जाता है, नॉर्मली हाइपर कैल्शियम हो जाता है। लास्ट हमारा रीनल फेलियर, अगर मान लो वही बात है कि अगर एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो पीटीएच का लेवल बढ़ जाएगा, पैराथायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड हार्मोन। तो इसका लेवल अगर बढ़ जाएगा तो कैल्शियम का लेवल भी हमारे बॉडी में अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, या तो रीनल एक्सक्रीशन बढ़ा दें तो कैल्शियम कम हो जाएगा,
या तो हम उसका जो सिक्रीशन हो रहा है पैराथायरॉइड हार्मोन का उसको इनहिबिट करें किसी तरह, तो हमारा कैल्शियम जो होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ें सोच के आपको चलनी है कि हम क्या कर सकते हैं कि पैथोलॉजिकल हम चेंज करें हम, क्योंकि जो भी ड्रग्स बनाएंगे मान लो, तो वो उसका टारगेट हमें पता होना चाहिए। टारगेट तभी पता होगा जब आपकी पैथोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, एकदम अच्छे से क्लियर होगी। तो इसके लिए आपको अच्छे से सारे डिजीज़ को कवर करना होगा। क्योंकि मैं एक चीज़ और कह रही हूँ, क्योंकि देखो अगर आपकी पैथोफिजियोलॉजी अच्छी है ना, तो आप फार्माकोलॉजी जब अभी आगे पढ़ोगे 4th सेमेस्टर में, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। आपको प्रोग्नोसिस में भी बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री जो रहेगी उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बेसिक सब्जेक्ट्स जो है ना, हम इसको क्या करते हैं ना, हम नए नए रहते हैं B.Pharm में, तो हम सोचते हैं नहीं चलो ठीक है, जैसे भी पढ़ रहा है कहीं से भी पढ़ ले रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। नहीं, लेकिन मैं प्लीज़ कहूँगी बुक पढ़िए, क्योंकि बिना बुक पढ़े आप लोग खुद पढ़ तो सभी लेते हैं, ठीक है, पास तो सभी हो जाएंगे, टॉप तो कोई ना कोई कर ही जाएगा क्लास में, हर साल ही कोई ना कोई टॉप करता है। पर आप में क्या नया है ये सोचिए, मतलब आपको चीज़ें एकदम ऐसे क्रिस्टल क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट बात है। भले आप टॉप नहीं कर रहे हो, इट्स ओके। वो वही बात है ना, लोग कहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि मैम राइटिंग आपकी नहीं समझ आती है। राइटिंग पे मत चाहिए ना, मैं कितनी बार कहूँ कि मतलब मैं कंटेंट जो प्रोवाइड कराना चाह रही हूँ, जो चीज़ आपको समझा, राइटिंग तो आपको लिख करके आ रही है पेपर में, मुझे तो नहीं। तो आप लोग ऐसा लिखिए कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। क्योंकि कभी कभी से लोग सोचते हैं कि सिर्फ ऐसे दिखा दो कि अच्छा लिखा है, भले उसके अंदर कुछ भी ढंग का नहीं हो, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मैं आप लोग को बता रही हूँ, मतलब कंटेंट हमेशा इम्पॉर्टेंट रखिए अपनी ज़िंदगी में। राइटिंग वाइटिंग हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी थोड़ी सी कर्सिव टाइप में चली जाती है, राइटिंग नहीं समझ आती होगी, पर मैं आप लोगों को इसीलिए कि एक एक वर्ड बता देती हूँ बोल बोल कर कि शायद आप लोग को समझ आ जाए। क्योंकि इतनी भी मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझ आएगी, बहुत ही क्लियर लिखती हूँ। बाकी राइटिंग पे प्लीज़ मत जाइए, मैं ट्राई कर रही हूँ ठीक ठाक लिखने का। तो क्योंकि अगर लिखने पे गई ना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लिखूँ भी पूरा, फिर उसके बाद फिर उसको एक एक लाइन आप लोग को बताऊँ भी। मैं सोचती हूँ कि लिख दूँ जल्दी से, समझाने पे मेरा मेन फोकस रहता है कि बताऊँ आप लोग समझो, क्योंकि जो समझोगे आप लिख के वही आओगे। मेरी राइटिंग तो आप लोग लिख के आओगे नहीं, लिख के तो अपनी राइटिंग आओगे। तो प्लीज़ अच्छे से फोकस करिए पढ़ाई पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। चलो ठीक है, शेयर करिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से भी। बाकी अच्छे से पढ़िए, सब ग्रुप डिस्कशन जरूर करिए। मैं एक चीज़ और कहूँगी, अभी आज मेरा वीडियो थोड़ा सा छोटा है तो मैं कुछ बता सकती हूँ बातें। मैं एक चीज़ कहूँगी, ग्रुप डिस्कशन जरूर करिए। मान लीजिए आप लोगों को कुछ भी टॉपिक नहीं समझ आया है, ठीक है, तो आप लोग 3 4 5 जो भी यहाँ पे क्लासमेट्स हैं, आपके बैचमेट्स हैं, कलीग के साथ में बैठिए और ग्रुप डिस्कशन करिए। उस टॉपिक को एकदम से करिए कि कल ये वाला टॉपिक आप पढ़ कर के आओगे, ठीक है, 5 लोग पढ़ के आओ। फिर देखिए हर इंसान एक नया चीज़ बताएगा उस टॉपिक के बारे में, तो आप लोग का बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं तो रियली कह रही हूँ सच में कि ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल मत छोड़िएगा। बाकी ठीक है, अच्छे से करिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।